साथियों नमस्कार। ये भूगोल का अंतिम 10वां मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत है और बताते चलें कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें लगभग आपको 100 से ऊपर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो और बताते चले कि ये जो 12वीं का एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित है, ये 12वीं के जो भूगोल के छात्र हैं इंटर के, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस अंतिम वीडियो को आप जरूर देखेंगे और पूरा लास्ट तक देखेंगे। जो नोट करने लायक पॉइंट रहेंगे उसको आप नोट कर लेंगे। साथ ही साथ ये टीजीटी, पीजीटी भूगोल, एनवीएस और केवीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें भी ये इससे आपको क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। तो और ये पीटी जो सामान्य जो अध्ययन का जो सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है उसके लिए भी जो लेखपाल सीरीज आएगी उसमें भी यूपी पीसीएस के लिए भी बीपीएससी के लिए भी छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे आपको सूचना बता दें कि आगे भूगोल के इस पर जो थियरी की भी क्लासेस जो है वो चलाने का मेरा इरादा है। तो इस चैनल पे आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ये भी मुझे कमेंट करके वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको किस पेपर पे या किस पोर्शन पे आपको वीडियो जो है वो चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ये है 121 करोड़। इंग्लिश में एज पर 2011 सेंसस। चलिए अगला है और बताते चलें कि ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना 2011 की थी, 16वीं 2021 में होने वाली है। ये आर्थिक आधार पर की गई थी। ध्यान देंगे इसका जो थीम में था आर्थिक आधार पर हुई थी 2011 की, और अगला जो 2021 की जनगणना है वो जातिगत आधार पर होगी। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे विडाल डी लब्लांस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, विडाल डी लब्लांस ऐसे करके इनका नाम है। और इन्होंने सबसे पहले फ्रांस में भूगोल का आधार रखा। इन्होंने फ्रांस का भूगोल, मानव भूगोल, फ्रांस का भूगोल भी इन्होंने लिखा था, साथ में मानव भूगोल भी लिखा था, पूरी फ्रांस का भी भूगोल लिखा था इन्होंने। पूरी फ्रांस का भूगोल मतलब प्रादेशिक भी इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन भी किया था फ्रांस का, और विश्व भूगोल इन्होंने जो ये पुस्तकें भी लिखी थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और इनका जो समय है वो 1848 से 1918 के समय तक का है। इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है, और फ्रांस में तो इन्होंने शुरुआत ही की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी जो स्कूल था, मतलब फ्रांस के लोगों ने संभववाद की विचारधारा को प्रारंभ किया था, तो संभववादी थे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं जरा। तो ब्लांस हो गए, ब्रून्स हो गए, और जीन ब्रून्स और डिमांजिया, ये तीनों जो थे वो फ्रांसीसी थे। शेष जो हर्बर्टसन है इनके बारे में थोड़ा जान। जो अल्बर्ट डिमांजिया थे, ये जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने अनाल्स पत्रिका का भी प्रकाशन काफी दिनों तक किया। इन्होंने किताब एक लिखी थी, उसका था नाम मानव भूगोल की समस्याएं, पिकार्डी और ज्योग्राफी मिलियू। इसको भी आप याद रखेंगे। ये ज्योग्राफी मिलियू शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब होता है, मिलियू का अर्थ होता है परिवेश से, भौगोलिक परिवेश। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये अल्बर्ट डिमांजिया इनका नाम था पूरा, अल्बर्ट डिमांजिया। और ये ब्लांस के शिष्य थे। ठीक है ना, ब्लांस के शिष्य थे। इसको भी आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है, शिष्य थे। अब आते हैं जीन ब्रून्स के बारे में। इनका नाम था पूरा जीन ब्रून्स। ये भी काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि उस सिद्धांत को हम कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है ना, क्रियाशीलता। और जीन ब्रून्स जो थे, इन्होंने जो किताब लिखी थी सबसे महत्वपूर्ण इनका ज्योग्राफिक ह्यूमैनी करके है। देखिए फ्रांसीसी जो भाषा है उसमें ज्योग्राफिक लिखा है और ह्यूमैनी लिखा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिसको क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है तथा अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और इसमें ये जो है ब्लांस ने जो दिया था सिद्धांत, तो उसको सार्वभौमिक एकता या
टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद करने लायक है। और जीन ब्रून्स ने जो मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं इसको अपहरणीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, या विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था भी कहा है। जो मानव आर्थिक क्रियाएं करता है उसको जो है वो विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था या अपहरण जानते हैं। अपहरण मतलब होता है कि किसी चीज को लूट लेना, चुरा लेना, तो अपहरणात्मक अर्थव्यवस्था का कार्य कहा है, अपहरणात्मक। और एक जो तीसरा ऑप्शन हर्बर्टसन दिया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। तो ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने, हर्बर्टसन ने पूरे पृथ्वी को, जो पूरे विश्व को 15 प्राकृतिक नेचुरल रीजन्स में बांटा है, प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने? 15। ये भी कभी पूछ देता है कि कितने 15 प्रदेशों में बांटा है, तो 15। और जो आधार क्या था वो प्राकृतिक। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। ये इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं मेजर नेचुरल रीजन्स। तो ये इनकी किताब का नाम है नेचुरल रीजन। तो इसको भी आप याद रखेंगे, रीजन्स। इनकी एक दूसरी और पुस्तक है, उसका नाम है मैन एंड हिज वर्क, मतलब मानव और उसके कार्य। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। अगला पूछा है कि सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो देखिए इसको कई तरीके से पूछता है। तो ये उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक, ये जो है अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर है। तो ये दो विकसित देशों के बीच में ये जो मार्ग है, समुद्री जल मार्ग, तो इसी को, ये वाला जो मार्ग है इसी को हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक मार्ग। और यही जो है सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, ठीक है। तो ये भी कभी पूछ देता है कि किस मार्ग पर सबसे अधिक जो है समुद्री व्यापार का कार्य होता है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, ठीक है। स्वेई नहर कहाँ है? तो यहाँ पे इस स्थान पे है स्वेई नहर, जो कि यहाँ पे लाल सागर है, ठीक है। ये लाल सागर और यहाँ पे भूमध्य सागर है इस स्थान पे। तो इस दोनों को जोड़ती है स्वेई नहर। इसकी जो लंबाई है 160 किलोमीटर है। कब शुरू हुई थी? तो 1869 में शुरू हुई थी। इस पर कब्जा किसका है? तो मिस्र देश का कब्जा अधिकार है। इसको भी आप याद रखेंगे। और तो ये सारी से संबंधित बात रही। और उत्तमाशा मार्ग क्या है? यहाँ पर दक्षिण में अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है इसको यहाँ पर उत्तमाशा या इसको अंग्रेजी में कहते हैं केप ऑफ गुड होप। देखिए ये लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप। तो ये क्या है? ये कौन सा मार्ग है? तो जब इधर से दक्षिणी अफ्रीका होते, पहले यही जब स्वेई नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो यहाँ से यूरोप से जो व्यापारी हैं ये उत्तमाशांतरित होते हुए ही जाते थे दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के देशों के लिए। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर कौन है? चीन है। पहला स्थान पर चीन है, भारत का दूसरा स्थान है। और 2023 में उम्मीद है कि भारत जो है वो चीन को पीछे कर देगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इस समय वायरल हो रहा है। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा जो नगर है या प्रदेश है जो इस कोलकाता हुगली वाले माने पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। तो ये जगह जमशेदपुर, ये जो है वो झारखंड में है। और शेष जो है सभी तीनों के तीनों जो है पश्चिम बंगाल के बेल्ट में स्थित हैं। तो हल्दिया बंदरगाह भी है। और नयाटी, टीटागढ़, ये जो है जूट के भी केंद्र हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। और टीटागढ़ जो है वो कागज के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, याद रखेंगे। कागज के लिए प्रसिद्ध है और जूट के लिए। ये जो है ये तीनों के तीनों एरिया जो है वो कागज और जूट के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत की जो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या, इसमें महिला दे दिया, ध्यान देंगे। साक्षरता पूछे तो 74.04%। ये औसत साक्षरता मतलब महिला और पुरुष को मिला के है। यदि पुरुषों का पूछे तो पुरुषों का हो जाएगा 82.14%, ये हो जाएगा। और महिला का इससे कम है तो महिला का हो गया आपका
65.46%, 65.46%। तो इसका जो उत्तर अभी हम लोग देखेंगे, तो इन दोनों में कभी कभी ये पूछ देता है कि कितने का डिफरेंस है। ध्यान देंगे दोनों में लगभग 17% का जो है वो डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 65.46। ये महिला का हो गया, ये 65.46, और ये पुरुषों का लगभग 82 के आसपास में जो पुरुषों का है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। देखिए इस थोड़ा सा क्वेश्चन में बड़ा ही ट्विस्ट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिशत के मामले में जो हो जाएगा गोवा, क्योंकि गोवा में 49.77% जो है वो नगरीय, मतलब ऐसे लोग नगरों में निवास करते हैं। ठीक है, यदि क्षेत्र वो जनसंख्या नगरीकृत पूछा है तो गोवा हो गया। यदि नगरीय जनसंख्या का पूछेगा तो उसके लिए उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसको भी आप याद रखेंगे, नगरीय जनसंख्या जो है महाराष्ट्र की अधिक है, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की, यदि उत्तर प्रदेश, यूपी, और इसके बाद तमिलनाडु, यदि जनसंख्या के मामले में पूछेगा। लेकिन यहाँ पर नगरीकृत पूछ रहा है, मतलब प्रतिशत से इसका तात्पर्य है। और यदि ग्रामीण यदि पूछेगा इसके यहाँ पे ग्रामीण, तो उसका उत्तर सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गांव जो है वो ज्यादा, हिमाचल प्रदेश, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि डल्ले रजारा में कौन सा खनिज का तो खनन किया जाता है। तो ये होगा लोहा। लोहा में जो है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है इसका यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है, मतलब बहुत अच्छी इनकी शुद्धता होती है। और यहाँ का जो कोयला है वो भिलाई स्टील प्लांट में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, तो ये भिलाई स्टील प्लांट में इसका जो है वो कच्चा लोहे का खपत होता है। और बताते चले कि और ये जो डल्ली रजारा है इसके जिले का नाम है बालोद। बालोद जो जिला है छत्तीसगढ़ में, यहीं पे ये दोनों खाने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो क्या है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, और 1855 में रिसरा स्थान पर सबसे पहला जो है जूट का कारखाना खोला गया। हालांकि 1859 से जो श्रीरामपुर ये भी पश्चिम बंगाल में ही था, बंगाल एरिया में। तो श्रीरामपुर में पहली जो विधिवत फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन सबसे पहला ये खोला गया था हुगली नदी के किनारे। जॉर्ज ऑकलैंड इनका नाम था, अंग्रेज। अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। तो आर्थिक भूगोल जो है, चूंकि आर्थिक क्रियाएं जो है मानव से संबंधित है, तो ये जो भूगोल है 2 शाखाओं में बट गया। तो पहली शाखा इधर भौतिक भूगोल था, जो पृथ्वी के भौतिक लक्षणों की व्याख्या करती थी, जैसे पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान या जितने भी भौतिक लक्षण हैं उनका। तो भूगोल का 2 भागों में बढ़ जाना ही द्वैतवाद कहलाता है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे, द्वैतवाद। और इसकी शुरुआत जो हुई थी जर्मन विद्वान बर्नहार्ड वारेनियस के समय में हुई थी, बर्नहार्ड वारेनियस। और इन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था ज्योग्राफिया जर्नलीज। ठीक है ना, ज्योग्राफिया जर्नलीज। और इसी किताब के बाद से भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत हुई, और भूगोल में मानव का भी अध्ययन जो हो गया जनरलीज। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये जो भौतिक भूगोल एक शाखा हो गई, और दूसरी शाखा जो है मानव भूगोल होगी। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो जितने भी मानव से संबंधित जितने भी भूगोल की शाखाएं हैं सब मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। जैसे राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ये सब क्या है, मानव भूगोल की शाखा है। इसको भी थोड़ा आप याद रखेंगे। अब भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा है, 879, याद रखेंगे, 879 यहाँ का जो है वो लिंगानुपात है। सर्वाधिक वो बता दें केरल था। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, केरल जो है सर्वाधिक है, सबसे कम कहा जाए तो हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये रेंगुर मिट्टी, या इसी को काली मिट्टी या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे, इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो जितने भी खाद्यान्न है इनके लिए जो है वो कौन सा? जलोढ़ मिट्टी, खाद्यान्नों के लिए। लेटराइट मिट्टी पूछेगा तो लेटराइट मिट्टी जो है वो काजू के लिए और चाय के लिए, काजू और चाय के लिए ये लेटराइट मिट्टी पर महत्वपूर्ण है। लाल मिट्टी पूछता है तो लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? तो लोहे में, मिट्टी में जो है लोहे के अंश मौजूद होते हैं, लोहे के अंश, इसलिए मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है।
भारत में सबसे अधिक जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग इसका प्रतिशत जो है 43% के आसपास में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला पूछा है कि कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है, तो इसका वो जो सही उत्तर हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में यदि पंजाब की स्थिति देखा जाए तो पंजाब के मिट्टियों में इतना ज़्यादा रासायनिक उर्वरक की मात्रा हो गई है, रासायनिक उर्वरकों की मात्रा हो गई है, तो प्रति यदि हेक्टेयर यदि उत्पादन पूछा जाए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो ये तो पंजाब का होगा। लेकिन यदि अधिक उत्पादन की बात या इस तरह का की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश होगा, ये याद रखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि कृषि की दृष्टि से इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा पंजाब होगा। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो भी राज्य है वो बिहार है, प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है यदि पूछा जाएगा तो, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। और तीसरे स्थान पर जो है केरल हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अधिक जनघनत्व पूछेगा तो, यदि कम पूछेगा तो कम के लिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और इसका नाम अरुणाचल क्यों रखा गया, क्योंकि भारत में अरुण माने सूर्य और अंचल मतलब होता है प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले जिस प्रदेश में पड़ता है उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। तो और यहाँ का जो जनघनत्व है वो 17 है 2011 के अनुसार। 2001 में ये 13 था, 2001 में यह केवल 13 था। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में किस तरह के उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। तो जी इन उद्योगों को हम क्या कहते हैं, मूलभूत उद्योग कहते हैं। मतलब ये आधारभूत उद्योग होते हैं जो कि अन्य उद्योगों के लिए क्या करते हैं, कच्चा माल उद्योग तैयार करते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग जो कि कहीं भी लगाए जा सकते हैं, इनको स्वच्छंद कहते हैं। लघु उद्योग क्या होते हैं, मतलब जिसमें जो कुटीर उद्योग क्या होते हैं, एक ही परिवार के जो लोग होते हैं जो एक अपने घर में कोई यदि उद्योग लगाते हैं, जैसे आटा चक्की हो गया या कुम्हार है, घड़ा बनाने का काम करता है, तो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा बड़े स्तर पे होता है तो उसको हम लघु उद्योग की संज्ञा देते हैं, जैसे बड़ी बड़ी राइस मिल है। तो इस तरह के जो उद्योग हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, अन्य वीडियो को भी आप देखेंगे तो इसको काफ़ी लाभ होने वाला है। इसलिए जो पहले के वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए। अगला पूछा है शब्दों संदेशों और विचारों का प्रेषण क्या कहलाता है, तो ये संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार के, और पूछता है कि संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर मोबाइल ये माध्यम क्या, संचार के ही माध्यम है। यदि प्रिंट मीडिया पूछता है कि छपे छपाए क्या है, तो पुस्तकें हो गई, समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, पुस्तकें हो गई मैंने किताबें। ठीक है ना, ये सब क्या है, प्रिंट मीडिया के, पत्रिकाएं हो गई, ये सब प्रिंट मीडिया के प्रकार हैं। तो ये भी इसको आप याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पूछता है तो कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी जो हो गया, रेडियो जो हो गया, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गए। और याद रखेंगे कि ये जो तीनों ऑप्शन दिए, संचार, परिवहन और व्यापार, ये सब क्या है, तृतीय कार्तिक क्रियाएं हैं, तृतीय कार्तिक क्रियाएं हैं। जैसा कि इस वीडियो को मैंने मैराथन नाम दिया है कि थोड़ा सा इसको मैं फास्ट ले चलूंगा, अधिक से अधिक प्रश्नों को समाहित करना है। तो पनामा नहर जोड़ता है किसको, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का। इसको मानचित्र पे आप देख लीजिएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो इससे नहर जोड़ती है। अगला है कि रेशम मार्ग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिल्क रूट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कभी कभी सिल्क रूट नाम से ही पूछ देता है। तो ये कहाँ कौन कौन देशों के, जो सिल्क कहाँ, पहले रेशम बता दें कि रेशम जो है वो चीन का बहुत पुराना उद्योग है। और ये चीन के जो लोग हैं वो भीतर के मध्य एशिया के मार्गों से होते हुए कहाँ तक चले जाते थे, यूरोप में चले जाते थे। और यूरोप में एक जगह है इटली, आप नाम भी जानते हैं, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। तो ये जो रोम से जो चीन तक का जो मार्ग था, इसी को हम रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही लंबा हुआ करता था, लोग पैदल घोड़ों के माध्यम से इस व्यापार को करते थे। अगला दिया, निम्नलिखित देशों में से कितने नगरों के वर्गीकरण के लिए 300 की जनसंख्या को शहर के लिए आधार माना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ है, ये ब्रिटेन का जस्ट बगल में इधर, वहाँ पे लाकी जो है एक ज्वालामुखी है, इसको भी आप याद रखेंगे। और कोई पूछता है ये दरारी उद्भेदन होता है, तो ये छोटा सा देश है, तो इसको याद रखेंगे। आगे
अगला पूछा कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत जो है अलवणीय है, मतलब पीने योग्य मीठा है, तो ये हो जाएगा 3% केवल। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। इसको भी आप याद रखेंगे, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, पूछा हुआ कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर मुंबई एक पत्तन है, बंदरगाह है। यह इसके पृष्ठ प्रदेश में कपास की काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, जो कि कपास के लिए बहुत उपयोगी है। और तीसरा ये कि वित्तीय केंद्र है, मतलब विदेशी व्यापार का एक केंद्र था। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला पूछा कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, तो प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब होता है योजना बनाना, और प्रादेशिक माने किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र विशेष के विकास की योजना बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ख हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास से। अगला पूछा उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है ना। उत्तर मध्य जो है वो मतलब नॉर्थ सेंट्रल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम जो हो गया है वो प्रयागराज हो गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। और हाजीपुर पूछ रहा है, तो हाजीपुर जो है वो पूर्व मध्य का है, इसको भी आप याद रखेंगे। पूर्व मध्य पूछेगा तो हाजीपुर हो गया। पश्चिम मध्य पूछेगा तो आपका जो हो जाएगा वो पश्चिम मध्य जो पूछेगा तो ये हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इसको भी आप। और कोलकाता जो है वो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। अगला पूछा है कौन सी बीमारी जो है जल प्रदूषण के कारण होती है, तो इसका जो सही हो जाएगा उत्तर डायरिया। ये अतिसार लिखा है, इसको हम इंग्लिश में डायरिया भी कहते हैं, अंग्रेजी में डायरिया इसका नीचे लिखा होगा DIA, ऐसे करके DIARRHAE करके होता है डायरिया। तो इसको याद रखेंगे अतिसार। और श्वसन, ये नेत्र रोग क्या है? ये नेत्र रोग जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है, और ये आंख में जलन पैदा करता है, श्लेष्मा, इसको नेत्र श्लेष्मा भी कहते हैं। श्वसन ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। श्वसन नली रोग भी ये क्या है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। और बहरापन क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है अलग अलग, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ये ध्वनि प्रदूषण को किस में नापते हैं? तो डेसिबल में नापते हैं। अगला पूछा है कि सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन वैली बताते चलें, ये जो जितने भी तकनीकी जैसे कंप्यूटर और तकनीक से संबंधित जो उद्योग हैं जिसमें चिप का निर्माण किया जाता है, तो ये जो है उच्च तकनीकी से उद्योग जो है संबंधित है। भारत का जो सिलिकॉन वैली कहाँ कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर का। और यूएसए की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, यूएसए की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में। और जो कंप्यूटर की जो चिप होती है वो सिलिका से बनती है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड चिप जो होती है IC सिलिका से बनती है। साइंस का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जैसे पूछ देता है कि गन्ना क्या है? गन्ना कौन सा आधारित उद्योग है? तो गन्ना जो है वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। यदि पूछता है कि एल्यूमिनियम कौन सा आधारित उद्योग है, तो ये खनिज आधारित उद्योग है, इसको भी आप याद रखेंगे। लोहा इस्पात उद्योग को हम भारी उद्योग भी कहते हैं, भारी उद्योग भी कहते हैं। पूछता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद किस प्रकार के शहर हैं? तो ये जुड़वा शहर हैं, ट्विन सिटी हैं। ट्विन में होता है जुड़वा, ठीक है ना। स्लम क्या होता है? स्लम जो होता है मलिन बस्तियों को हम स्लम कहते हैं। पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती कहाँ है? तो धारावी है, धारावी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं, जैसे EC सैंपल जो है वो अमेरिका की थी, USA की थी, इसको याद रखेंगे। जर्मनी की थी रेडजल, जो कि मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। और हटिंगटन जो है वो एल्सवर्थ हटिंगटन, ये भी जर्मन विद्वान थे, ठीक है, जर्मन विद्वान थे। और ये भी जो है वो मानव भूगोल से संबंधित हैं। इन्होंने मानव पर जलवायु के प्रभाव को दिखाया था, हटिंगटन को। तो ये जो है इसका सही जो उत्तर हुआ पूछा है नहीं है मानव भूगोल संबंधित, तो कौन हो जाएगा? बर्टलेट रसेल, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष मतलब जिसके कारण से जनसंख्या किसी स्थान को छोड़ती है, और नहीं है पूछा है मतलब आपको यहाँ देना है आकर्षक कारक, ठीक है ना। प्रतिकर्ष ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, इसका मतलब आकर्षक कारक देना है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ रहती हैं वो क्या है? आकर्षक के कारक होते हैं। शेष जो है वो प्रतिकर्ष के कारक हैं,
महामारी आ जाएगी तो लोग छोड़े जाते हैं, बेरोजगारी, जल का अभाव। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप की जो जनसंख्या जो है वो आबादी जो है वो नगरीय है। तो बताते चलें ये इसका सही उत्तर जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि इसके जो बड़े बड़े देश हैं वो सब छोटे छोटे द्वीपों पर जैसे तटीय तटों के पास में है, तो ये जो है 90% जो, और वहाँ पर क्या है नगरों का विकास है, और इनके जो पीछे गांव के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विस्तृत जो है व्यापारिक कृषि का कार्य किया जाता है, तो वहाँ कम लोग रहते हैं, तो इसलिए इसकी जो 90% से अधिक आबादी जो है वो नगरीय है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अफ्रीका को अंधेरा महाद्वीप भी कहते हैं, अंधेरा महाद्वीप भी कहते हैं, और इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है इस समय वर्तमान में सबसे अधिक है पूरे महाद्वीपों में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे। और मानव विकास सूचकांक की संकल्पना किसने दी थी, तो इसको भी बताते चलें। इसका जो उत्तर हो जाएगा महबूबुल हक, जो थे पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, और इनका जो सहयोग किया था भारत के जो अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, अमर सेन ने। इन दोनों लोग का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ख हो जाएगा, किसने प्रस्तुत किया था। यदि भारतीय का नाम पूछेगा तो इसमें अमर सेन देंगे। मनमोहन सिंह के बारे में बता दें, ये उदारीकरण के जनक, 1992 में जो उदारीकरण की शुरुआत हुआ था तो मनमोहन सिंह का उसमें नाम आता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को तो कौन नहीं जानता, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और अग्नि एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और अग्नि एक उड़ान, विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी जो है वो पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो फूलों के फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फ्लावर माने होता है फूल, कल्चर माने होता है कृषि, इसको भी याद रखेंगे। फार्मिंग जो है केवल कृषि होती है, ठीक है। और मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, खेती और प्लस पशुपालन दोनों को मिलाते हैं, मिला के करते हैं तो मिक्स्ड फार्मिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, और कई बार लोग गलतियां कर जाते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग से क्या मतलब होता है। मिश्रित कृषि इसको कहते हैं हिंदी में। चलिए अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात की जाए तो पूंजीवाद, इसमें निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो उत्पादन पर जो स्वामित्व होता है व्यक्तिगत होता है, किसी एक व्यक्ति का होता है, तो निजी, ठीक है ना, निजी व्यक्ति का होता है, तो इसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कंपनी होती है, कंपनी के जो मालिक होते हैं उसके जो मालिक होते हैं, तो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। समाजवादी कहाँ होती है, जहाँ पर सारा का सारा जो है वो अधिकार जो होता है वो सरकार का होता है, और सरकार कैसी होती है, सरकार जनता की होती है, तो इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित क्या होता है, जहाँ पे निजी और सरकारी दोनों, निजी और प्लस समाजवादी, मतलब पूंजी और समाजवादी दोनों व्यवस्था जो है वो रहती है, उस जगह को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा चैनल टनल जोड़ता है, तो यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे मानचित्र पर, तो ये आप देख पा रहे हैं नक्शे में कि ये वाला जो एरिया है ये क्या यूनाइटेड किंगडम का एरिया है, ये वाला एरिया है ना, और ये जो इसके बीच में है लंदन और फ्रांस, ये पेरिस है ना, ये पूरा यहाँ से ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये फ्रांस है। तो इनके बीच का जो जल का जो क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं चैनल टनल या इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर अब मिल गया होगा कि ये जो है पेरिस और लंदन को जोड़ता है। सार्क संगठन, सार्क संगठन को हम हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, दक्षिणी एशियाई देशों का एक संगठन है, समूह संगठन है। इसका जो मुख्यालय वो है नेपाल के काठमांडू में है, इसको भी आप याद रखेंगे। और भारत माने दक्षिणी एशिया का जो देश हैं इसके ही सदस्य देश हैं, तो भारत के साथ, भारत को लेके जो इसके जो देश कुल हो गए वो 8 देश हो गए। बताते चले स्थापना में 7 देश थे, और स्थापना के समय 7 देश थे। 2007 में अफगानिस्तान ने इस संगठन की जो है वो सदस्यता ली थी, अफगानिस्तान ने, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब वर्तमान में सार्क के जो है वो 8 देश हो गए हैं। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा जो एक नगर है यह पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अदीस अबाबा, और ये कहाँ है, इथोपिया में है। अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, इथोपिया का पठार, और यहीं पे ये जो है वो अदीस अबाबा है। और इसको हम अभी कुछ दिन पहले एक मतलब ज़्यादा यहाँ वृक्षारोपण हो रहा था, इसके कारण इसको अवशेष नगर को नवीन पुष्प के नाम से भी एक संज्ञा दिया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई, मास्को रूस की हो गई, और इस्तांबुल जो है वो पुर्तगाल में एक शहर है। मेगालोपोलिस शब्द पूछा है, तो मेगालोपोलिस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो
जीन गॉटमैन ने किया था। हालांकि ये तीनों के तीनों जो हैं वो नगरों से संबंधित, पेट्रिक लेविस मम्फोर्ड, लेकिन जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाया जाता है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप पाया जाता है, ठीक है ना। और ये ग्रामीण बस्ती होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 3/4 जो 75% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए। नगरों के लिए क्या ये मानक है कि 75% जो जनसंख्या है वो गैर कृषिगत कार्यों में प्राथमिक देती है और तब जाके ये नगरीय होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ग्रामीण में इसके लिए उल्टा होता है। अगला पूछा है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी। यदि यहाँ पे क्रमिक पूछ देगा, नियमित पूछेगा, तो इसका उत्तर तब जाके 1881 होगा। ये मेयो के समय में था ये, और ये लॉर्ड रिपन के समय में था। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा कि भारतीय अप्रवासियों की संख्या किस जगह पे कम है? तो बताते चलें कि एक जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ से, तो यहाँ से मजदूरों को ले आते थे, और यहाँ इनके जो उपनिवेश, ये जो देश है ना, ये तीनों देशों में बहुत ज़्यादा भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा। न्यूजीलैंड जो है, ये यहाँ पर भारतीय अप्रवासियों की जो संख्या है वो कम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो और इन मजदूरों को क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर ये यूपी और बिहार से ज़्यादा जो है वो मात्रा में ले गए थे। इसको भी आप याद रखेंगे आगे। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक स्त्री साक्षरता? तो साक्षरता के मामले में तो बिहार है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसे अन्य राज्यों का ऑप्शन दिया है जिसमें बिहार में ही जो है स्त्री साक्षरता कम भी है, अन्यथा जो स्त्री साक्षरता जो है वो राजस्थान में सबसे कम है, ठीक है। ये याद रखें, राजस्थान इसका रहता तो राजस्थान सही उत्तर होता है, लेकिन इन सभी ऑप्शन में जो है बिहार की महिला साक्षरता जो है वो कम है। अगला प्रश्न है कि प्रकीर्ण बस्तियां, प्रकीर्ण माने बिखरी हुई होती है, स्कैटर्ड, डिस्पर्स जो होता है, डिस्पर्स सेटलमेंट इसका होता है। तो ये याद रखें कहाँ नहीं पाई जाती हैं। इस तरह के जब प्रश्न देते हैं तो बताते चलें कि जलोढ़ मैदान जो है यहाँ पे सघन बस्तियां पाई जाती हैं, सघन के विपरीत जो होता है प्रकीर्ण। तो शुष्क क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और पठारों में क्या होती हैं? बिखरी हुई बस्तियां पाई जाती हैं, प्रकीर्ण। और ये जो है यहाँ पर क्या है? जलोढ़ मैदानों में सघन। तो इसका सही उत्तर जो है सघन। क्योंकि इसको मैंने लिख दिया, ये कुछ साफ आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अंदर लिख दिया है। जैसा कि पूछा कि कौन सा पर्यटन नगर, पर्यटन माने घूमने की दृष्टि से जो नगर है वो, इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अन्य ऑप्शन पर चर्चा कर लें तो अंकलेश्वर क्या है? अंकलेश्वर गुजरात में है, और अंकलेश्वर और कलोल जो है वो गुजरात में तेल क्षेत्र है, खनिज तेल जो पेट्रोलियम का यहाँ से खनन किया जाता है। और कानपुर पटना के बारे में तो आप जानते हैं, कानपुर को जो है चमड़े की राजधानी भी कहा जाता है, चमड़े नगर का, ठीक है। और अगला जो है रत्नागिरी भारत के किस राज्य में खनिज तेल? अगला प्रश्न है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में खनिज क्षेत्र है? ठीक है। रत्नागिरी, रत्न माने होता है खनिज भंडार, और रत्नागिरी और भंडारा ध्यान देंगे, रत्नागिरी और भंडारा ये दोनों जो है वो महाराष्ट्र के खनिज क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है कि सूती वस्त्र उद्योग में सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। पोलिस माने होता है नगर, और कॉटन माने होता है सूत नगर। तो इसको ये भी एक संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। और गुजरात को जो है वो पूर्व का बोस्टन, गुजरात में अहमदाबाद को बोलते हैं पूर्व का बोस्टन। इसको भी याद रखेंगे। ये भी सूत वस्त्र के लिए दोनों का जो आंकड़ा है वो कभी कभी चेंज होता रहता है, तो दोनों ही सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दिए गए राज्यों में सूखा संभावी, जो जहाँ पर सूखा के जो क्षेत्र है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये गाँव में उत्तराखंड दिया है। तो उत्तराखंड में भी जो वन क्षेत्र है यहाँ पे बारिश हो जाती है, तो इसका भी उत्तर ये नहीं होगा, है ना। तो गुजरात इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, कच्छ वगैरह का जो क्षेत्र के कारण। ये ओल्ड पेपर था, तो उस समय जिस समय पेपर बना था उस समय NH7 जो था वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ था, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन अब क्या हो गया, नेशनल NH44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा NH हो गया है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है वो कटे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिखना चाहिए। तो सबसे पहली जो रेलगाड़ी थी वो कहाँ से? तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में, और उस समय लॉर्ड डलहौजी, इसको भी आप याद रखें, लॉर्ड डलहौजी का जो था शासन था।
अगला ऑप्शन है कि अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है। तो अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वो होता है वायु प्रदूषण। वायु में क्या होता है, जैसे हम विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं जैसे NO2 और SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें क्या होती हैं, ये उड़ के वायुमंडल में हमारे उपस्थित रहती हैं। और प्लस इसमें जब जल के साथ जो जलवाष्प होता है ये क्रियाशील होता है, इन सब के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। और ये बारिश होती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। जैसे इसमें दिया निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना गया है। प्रदूषक ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना गया। ध्यान देंगे ये सब क्या है, हम कोई भी जीवाश्म ईंधन जब जलाते हैं तो SO2 निकलता है, NO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलता है। ये जहरीली गैस है, ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। कोयला जलाने से एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकलती है, इसको याद रखेंगे। तथा NO2 और SO2 जो है ये विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं तथा परिवहन साधनों से जो निकलने वाले धुएं हैं इससे निकलते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हम करते हैं, जैसे ये भी जब हम जीवाश्मों को जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। लेकिन हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये क्या कराती है, एक कंबल का प्रभाव बनाती है जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस भी है, लेकिन इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसको हम ज़्यादा हमारे लिए घातक हो जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है दक्षिण भारत की एक नदी है, कृष्णा नदी, और इसी पर ये स्थित है। महानदी पर कोई सबसे लंबी जो बांध बनाया गया है वो है हीराकुंड बांध। ठीक है ना, हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा में है। कुशीनगर को बिहार का शोक कहा जाता था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। कावेरी नदी को हम कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की एक नदी है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में क्या होती है, ये इस पर विवाद बना होती है। ये भी कभी प्रश्न पूछा है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में किन नदियों पर विवाद है। तो ये जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप, इस पे एक बांध है उसका नाम है मेटूर बांध, ये तमिलनाडु में है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न पूछा है नोआमुंडी। ठीक है ना, नोआमुंडी की किस खनिज के लिए, तो बताते चले ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, तो ये झारखंड में है, झारखंड में। और इसका जो जिले का नाम है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूमि। और यहाँ का जो लोहा है वो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर जो है वो जमशेदपुर में खोद के लाया जाता है। यहाँ के जो, तो नोआमुंडी और गुआ भी एक पूछ देता है, गुआ भी नजदीक में एक खान है। तो ये जो दोनों का जो लोहा है वो जमशेदपुर में इसका प्रयोग किया जाता है। 1907 में जमशेदपुर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई, ठीक है ना, बांस ड्रिप सिंचाई जो विधि है वो मेघालय की प्रसिद्ध है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो अगला पूछा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार, ठीक है ना, विदेशी व्यापार, तो विदेश जाने के लिए जो साधन है तो सबसे अधिक तो होगा सागरीय, ठीक है ना, लेकिन वायु परिवहन से भी जो है वो अब विदेशों में जो है आयात निर्यात का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। कभी रबी खरीफ जायद वाला इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फसलें जो हैं वो एक साथ बोई जाती हैं, एक फसल जो अन्य समय में बोई जाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये सरसों हो जाएगा। पूछा खरीफ की फसल नहीं, तो क्या है, ये रबी की फसल है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, तो बताते चलें ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये कहाँ जाके गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसको भी आप याद रखेंगे। और इस पर जो बांध बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बना है और यही जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है इसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी या एकता की जो मूर्ति है ये इन्हीं जहाँ पर नर्मदा नदी जाके उस सागर में गिरती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है वहीं पे इनकी स्टैचू जो है वो लगी हुई है। इसको भी आप याद रखेंगे। और इससे जो लाभ पाने वाले जो राज्य हैं MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों को इससे जो लाभ मिलता है। और एक नाम और आप थोड़ा सा बता दें, सरदार सरोवर से मेधा पाटकर, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, पाटेकर
मिर्जा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था। अगला प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में है और ये बादाम पहाड़ यहीं पे स्थित है। बादाम पहाड़ भी पूछता है तो बादाम पहाड़ भी यहीं पे है और ये जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे, लोहास के लिए। अगला पूछा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ये मैनचेस्टर क्यों है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है वो कोयम्बटूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलेम किस लिए प्रसिद्ध है? तो सलेम में क्या है, लौह इस्पात का एक कारखाना भी है। अगला प्रश्न पूछा है कि पनामा नहर, तो पनामा नहर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आंध्र महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, इस पर पनामा देश का अधिकार है। पनामा देश जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। तो बताते चले पनामा नगर जो है, और इसी पे पूछता है कोलोन पोर्ट, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोलोन पोर्ट कहाँ स्थित है? तो पनामा नहर के मार्ग में स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे। संदेशों का आदान प्रदान जो है वो संचार कहलाता है, और वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, संचार, ये एक चैप्टर का नाम भी है। अगला पूछा है कि किस वस्तु का निर्यात जो है, निर्यात जो है वो हमारे यहाँ से जो मशीन वगैरह बना के इंजीनियरिंग का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्यात जो है वो उदारीकरण कब से शुरुआत हुआ? तो 1992 से। चलिए अगला प्रश्न है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर का मेगालोपोलिस जो याद होगा आपको, तो ये जो शुरुआत होती है 50 लाख से अधिक होती है, इसकी जो जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक होती है, और 10 लाख तक की जनसंख्या होती है तो इसको हम मेट्रो सिटी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। अगला पूछा है कि किस फसल को उजला सोना कहते हैं? तो उजला सोना जो है वो कपास को कहते हैं, ठीक है। और यदि तरल सोना, तरल माने होता है लिक्विड, तो ये पेट्रोलियम को जो है तरल सोना कहते हैं। भारत में सोने की जो खान है वो कोलार, याद रखेंगे, कोलार में, कर्नाटक में। इसको काला हीरा भी कहते हैं, काला हीरा की भी संज्ञा दी गई है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो कहाँ है, तो कर्नाटक में है, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो है दुर्गापुर इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन माने इंग्लैंड के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। अगला है कि मयूरभंज लौह इस्पात उद्योग उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्योंझर और बोनाई की खान यहाँ पे है, क्योंझर और बोनाई, याद रखेंगे, ये भी कई बार आता है प्रश्न। और मयूरभंज, ये तीनों जो है वो उड़ीसा में है। और ये पूर्वी पत्तन कौन सा है? तो पूर्व में ध्यान देंगे तो तमिलनाडु, चेन्नई हो गया। और ये सभी के सभी ये जो है तीनों जो है वो पश्चिम में है। कांडला जो है गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में हो गया, और न्यू मंगलोर जो हो गया कर्नाटक में हो गया। अगला पूछा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो उद्योगों से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ये तीनों के तीनों जो प्रदूषण है उद्योगों से होते हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ये। किस नदी जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? तो गंगा जो है नदी जल की उपयोगिता सबसे अधिक है। क्यों इसका उत्तर गंगा होगा? क्योंकि गंगा जो गंगेटिक प्लेन है इसमें बहुत जो अधिक जनसंख्या जो भारत की निवास करती है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला पूछा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी, तो ये जो इसका जो सही हो जाएगा वो कुमारी इसी सैंपल हो जाएगा। तो ये कुमारी इसी सैंपल कहाँ की थी? यूएसए की थी, ठीक है ना। और इन्होंने एक और दिया कि मानव प्रकृति की उपज है, यहाँ तक इन्होंने कहा है, तो इसको भी याद रखें। और ये रेडजेल की शिष्या थी, नियतिवाद की समर्थक थी। अगला प्रश्न है कि किस झील, यदि किसी झील के चारों ओर की बात की जाए तो निहारिका मतलब होता है, मान लीजिए ये झील हो गया, ठीक है, और झीलों के चारों तरफ जो होता है तो इस प्रकार की संरचना को हम निहारिकी कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। और यदि कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने एनसीईआरटी की किताब पढ़ा तो उसमें पूछा दिया कि किसी एक व्यक्ति के, जैसे जो बड़े कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही प्रभावशाली है और वो अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या करता है, आवास यदि बनवाने लगता है, लोग छोटी छोटी बस्तियों बना के रूप में रहने लगते हैं, तो इस प्रकार की बस्तियों को हम नाभिकीय कह सकते हैं। या और हम कह सकते हैं कि यदि कोई फैक्ट्री है
कोई फैक्ट्री है, यदि फैक्ट्री के आसपास क्या होता है कि यदि इस तरह से अन्य बस्तियां भी हो जाती हैं तो इसको हम नाभिकीय कहते हैं। लेकिन बीच में भी यहाँ भी जनसंख्या रहनी चाहिए। बीच में खाली माने जल का क्षेत्र है तो इसको हम निहारिकीय कहेंगे। यही दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखेंगे। और दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी जो जनसंख्या घनत्व है कम है, तो ये 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये 2001 में यहाँ कितना था, 13 था, 2011 में 17 हो गया। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक कर। आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये पूछा है विश्व का सबसे बड़ा, मतलब जिसमें सबसे बड़ी और पूरे विश्व में मामले की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पर्यटन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है वो KVS में आया था, KVS की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से ये जो हो गया, इसका सही जो उत्तर हो गया वो पर्यटन हो गया। खनन क्या है, प्राथमिक क्रिया है। शिक्षण क्या है, तृतीय क्रिया है। गायन भी क्या है, प्रकार की तृतीय क्रिया है। काबस जी डावर ने किस स्वचालित उद्योग, मशीनों के द्वारा सूती वस्त्र को काटने का उद्योग जो है इन्होंने काबस जी डावर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो रावत भाटा बताते चलें ये गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में क्या है, तारापुर है, सॉरी नरोरा है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो अधिक कुडनकुलम है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कुडनकुलम सबसे अधिक क्षमता वाला है, इसको याद रखेंगे ना। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो थे वो ग्रिफिथ टेलर थे, ये USA के थे, ठीक है ना, USA के थे। और तो ये मानव भूगोल के जनक हो गए रेटजल। हमबोल्ट ने कासमास की रचना की थी, जर्मन विद्वान थे कासमास। और ये आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं हमबोल्ट ही माने जाते हैं। मैं सोचा कि रीटर है। और ब्लांस जो है वो फ्रांसीसी विद्वान है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, फ्रांसीसी विद्वान है। अगला है कि भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यमुना हो जाएगा, ठीक है ना। यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो दिल्ली हो गया और आगरा हो गया। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है और सबसे अधिक जो प्रदूषित, तो जगह जगह की बात है। यदि दामोदर रहेगा, झारखंड रहेगा, तो दामोदर जो नदी है वो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से कई उपनाम है, तो प्रश्न के हिसाब से आपके उत्तर जो होंगे वो सही होगी। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, को भी आप याद रखेंगे। भारत की ये सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो ये जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चीनी उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी और गेहूं और जनसंख्या, इन तीनों मामलों में जो है वो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो है वो इसका नाम है। अगला पूछा है कि कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यदि ये दिए गए ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें पशुपालन जो है वो, अन्यथा इसके पहले यदि कृषि रहता तो कृषि होता, इसमें जो होगा पशुपालन प्राथमिक में। तो कृषि प्लस पशुपालन जो होता है वो ग्रामीण क्रियाकलाप के लिए प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये सभी के सभी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका जो उत्तर होगा ये होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा नगर जो है वो नदी तट पर स्थित नहीं है, तो पटना जो है वो गंगा नदी पर है, आगरा जो है यमुना नदी पर है, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। तो ये ध्यान देंगे, ये भोपाल जो है यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, इसको हम झीलों का शहर कहते हैं। राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी, झीलों का शहर, ठीक है, शहर। और ये मध्य प्रदेश में है, इसको भी आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऋतु की फसल पैदा होती है कब, तो शीत ऋतु में होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा है कि ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन थे, तो बर्नहार्ड वारेनियस थे। यहीं से भूगोल के द्वैतवाद की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से ये पूरे प्रश्न का सेट मैंने ख़त्म किया। हमने 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं भूगोल के लिए, और सबके जो लिंक हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या यूँ कहें कि ये चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ज्योग्राफी नाम से एक फोल्डर है भूगोल का, 12 ज्योग्राफी। तो इस चैनल पे जाके और वहाँ से चैनल में से आप देख सकते हैं। आप सेटिंग में जाके
आप जो फ़ोन की सेटिंग है उसमें जाके यदि आपको स्पीड धीमे लगे तो वहाँ प्ले स्पीड होती है उसको जो आप है 1.2 या 1.75 पे भी आप करके इसको आप चाहेंगे तो फास्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान देंगे और कमेंट करिए। मुझे भूगोल पे काम करना है, भूगोल पे ज़्यादा काम करना है, तो भूगोल के पीजीटी और टीजीटी का भी मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा जो ऐसे क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन नहीं, जो विवादित क्वेश्चन होते हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाओं को लिए होते हैं, जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है सर, उस पर मैं पेपर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन आपका कमेंट आएगा तभी इस पर काम किया जाएगा। तो आप मुझे वीडियो पर कमेंट किया करें, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर ना कमेंट करके यूट्यूब का जो चैनल कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट किया करें, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको काम कर सकूं। इस वीडियो में हम लोगों ने 28 गुणे 3 लगभग 84 प्रश्नों को और साथ में व्याख्या के साथ हल किया। तो आशा करता हूं कि काफ़ी आपको मज़ा आया होगा। तो और किस प्रकार के वीडियो, किस पेपर पे मैं वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।